नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में 3 दिवसीय शहरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी उत्तर प्रदेश में 75 शहरी परियोजनाओं और योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। भारत का कोविड टीकाकरण 91 करोड़ के पार, कोविड से स्वस्थ होने की दर अब तक की सबसे अधिक 97.89%। सरकार ने कोविड वैक्सीन लाने ले जाने के लिए पहली बार मेड इन इंडिया ड्रोन तैनात किए। महाराष्ट्र में 6 जिला परिषदों और पंचायत समितियों के उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने 31 अक्टूबर को संसदीय चुनाव कराने की घोषणा की। नामिया कपूर ने ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और IPL क्रिकेट में दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में जागृति शर्मा के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होने वाला ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, किस प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने अहिंसा के गांधीवादी दर्शन को अपनाया। उनके नेतृत्व में ब्रिटिश भारत के सुदूर उत्तर पश्चिम में पठानों ने खुदाई खिदमतगार नाम की संस्था बनाई, जिसे लाल कुर्ती के रूप में भी जाना जाता था। इस संस्था के सभी लोगों ने अहिंसा और भारतीय स्वतंत्रता की शपथ ली थी। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। आकाशवाणी को दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला और भाग्यशाली विजेता हैं मध्य प्रदेश की अनीता सक्सेना। मेरा नाम अनीता सक्सेना है। मैं मध्य प्रदेश की ओर से अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे पिताजी श्री कामता प्रसाद सक्सेना जी भी आजादी की लड़ाई में सहभागी रहे थे और उन्होंने 6 महीने जेल में बिताए थे। देश की आजादी की लड़ाई में मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, टंटिया भील और झलकारी बाई जैसे अनेक नाम हैं जिन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं समस्त देशवासियों को अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जो अमृत महोत्सव क्विज का 16वां प्रश्न है। आज का प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर ब्रिटिश राज में ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में काम करता था और उसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता था? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। भारत का कौन सा शहर ब्रिटिश राज में ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में काम करता था और उसे पहाड़ों की रानी कहा जाता था? श्रोता अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 882654
886262 पर भेजें। नंबर एक बार फिर सुन लें, 8826546262। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भी भेज सकते हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नए शहरी भारत शहरी परिदृश्य में परिवर्तन विषय पर आयोजित सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री 75 शहरी परियोजनाओं या कार्यक्रमों का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कुल 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल चाबी प्रदान करेंगे। इसके अलावा वो चुनिंदा लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। वो एक्सपो के दौरान लगाई गई 3 विभिन्न प्रदर्शनियों का भी जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री लखनऊ स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की भी घोषणा करेंगे। इस अवसर पर भवन निर्माण की 75 बेहतरीन तकनीक को भी प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर 75 इलेक्ट्रिक बसों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो प्रदेश के 7 स्मार्ट शहरों में चलेंगी। 10 स्मार्ट शहरों की 75 सफलता की कहानियों को प्रस्तुत करती कॉफी टेबल बुक का भी प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय कर रहा है। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश में शहरी परिस्थितियों और शहरों की दिशा में परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा होगी। उद्घाटन सत्र के बाद शहरी क्षेत्रों में नई और उभरती तकनीक के उपयोग को लेकर सेमिनार और वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने उप ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना को अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने पिछले वर्ष 13 मई को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण तनावग्रस्त संपत्ति कोष बनाने की घोषणा की थी। संकटग्रस्त एमएसएमई इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने पहले इस योजना को इस वर्ष 31 मार्च से 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया था। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने इसे और 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। ये योजना अब अगले वर्ष 31 मार्च तक जारी रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने अगले 25 वर्ष में भारत को फार्मा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के रोड मैप की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में कल आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता है और भारत को सही मायने में विश्व के फार्मेसी कहा जाता है। भारत विश्व के अनेक देशों को जेनेरिक दवाओं का निर्यात भी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की देश में फार्मा उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत में निर्मित आईसीएमआर ड्रोन रिस्पांस आई ड्रोन पहल की शुरूआत की। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में अंतिम छोर तक वैक्सीन पहुंचाना है। श्री मांडविया ने कहा कि ड्रोन से मणिपुर में बिष्णुपुर जिला अस्पताल से लोकटक लेक और करांग द्वीप के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में
वैक्सीन लगाने के लिए 15 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकेगी। एक ड्रोन का उपयोग से पहली बार वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर से प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचाया गया। पहली बार देश में और साउथ एशिया में ड्रोन का कॉमर्शियल यूज हुआ है। अगले दिनों में देश में दूर सुदूर इलाके में गांव से पहाड़ तक, खेतों से जंगल तक, मैदानों से लेके आइलैंड तक और फर्टिलाइजर से लेके वैक्सीनेशन तक उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, ये हमने प्रत्यक्ष देखा। देश में कोविड रोधी टीके लगाने का आंकड़ा 91 करोड़ को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 91 करोड़ 47 लाख 41 टीके लगाए जा चुके हैं। भारत में 70% से अधिक आबादी को पहला टीका लग गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 70% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस बीच देश में 20,000 से अधिक नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 2,64,458 कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 97.89% हो गई है, जो पिछले मार्च से अब तक के सबसे अधिक है। देश में अब तक 57 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी हैं। महाराष्ट्र में कल कोरोना के 2026 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 26 रोगियों की मृत्यु होने से कोरोना से मृतकों की संख्या 1,39,233 हो गई है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.31% और मृत्यु दर 2.12% है। महाराष्ट्र सरकार ने आगामी नवरात्र पर्व के लिए कोविड संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक पंडालों में 4 फुट से अधिक लंबाई की मूर्तियां नहीं रखी जा सकेंगी। घरों में मूर्तियों की लंबाई केवल 2 फुट होगी और गरबा का आयोजन नहीं होगा। राज्य सरकार ने नवरात्र पर्व के आयोजकों से अपील की है कि स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर आयोजित करें। इस बीच महाराष्ट्र के स्कूलों में कल से 5वीं से 12वीं कक्षा की नियमित पढ़ाई शुरू हो गई है। स्कूल कोविड महामारी के कारण 1.5 साल से अधिक समय तक बंद थे। यूरोपीय संघ के औषध नियंत्रक ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों को फाइजर बायोएनटेक कोविड रोधी टीके की बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी दे दी है। यूरोपीय दवा एजेंसी ने कहा है कि 18 वर्ष और अधिक उम्र के लोगों को कोविड रोधी दूसरा टीका लगाए जाने के कम से कम 6 महीने बाद बूस्टर डोज देने पर विचार किया जा सकता है। एजेंसी ने बहुत कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को दूसरा टीका लगाए जाने के कम से कम 28 दिन बाद फाइजर बायोएनटेक या मॉडर्ना टीके की तीसरी खुराक देने का भी समर्थन किया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में 3 दिवसीय शहरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी उत्तर प्रदेश में 75 शहरी परियोजनाओं और योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। भारत का कोविड टीकाकरण 91 करोड़ के पार। कोविड से स्वस्थ होने की दर अब तक की सबसे अधिक 97.89%। सरकार ने कोविड वैक्सीन लाने ले जाने के लिए पहली बार मेड इन इंडिया ड्रोन तैयार किए। महाराष्ट्र में 6 जिला परिषदों और पंचायत समितियों के उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने 31 अक्टूबर को संसदीय चुनाव कराने की घोषणा की। नामिया कपूर ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हराया। महाराष्ट्र में 6 जिला परिषदों की 85 और पंचायत समितियों की 144 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान आज सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक चलेगा। धुले, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपुर और पालघर जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए इन जिलों में चुनाव हो रहे हैं। मतों की गिनती कल होगी। जापान में नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने इस महीने की 31 तारीख को संसदीय चुनाव कराने की घोषणा की है। उन्होंने कोरोना महामारी से और मजबूती के साथ लड़ने का भी संकल्प लिया। अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में श्री किशिदा ने कहा कि चुनाव से साफ हो जाएगा कि देश की जनता उनमें और उनकी नीतियों में विश्वास रखती है। 64 वर्षीय फुमियो किशिदा ने अपने मंत्रिमंडल का भी खुलासा किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे तथा पूर्व वित्त मंत्री तारो आसो के कई साथी शामिल हैं।
चुनाव की घोषणा के साथ ही 14 अक्टूबर को संसद भंग कर दी जाएगी। चुनाव कराने की उनकी घोषणा ने कई जानकारों को अचरज में डाल दिया है, जिन्हें उम्मीद थी कि चुनाव नवंबर में होंगे। रूस ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से कल ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सेवेरोडविंस्क पनडुब्बी से बेरेंट सागर में छद्म लक्ष्यों पर 2 ज़िरकॉन क्रूज मिसाइल दागे गए। पहले सतह से ज़िरकॉन की मारक क्षमता का परीक्षण किया गया और फिर व्हाइट सी में जलमग्न स्थिति से एक और मिसाइल छोड़ा गया। समाचार सेवा प्रभाग के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित की जा रही है। आज का विषय है दिव्यांगों और कमजोर वर्गों का सामाजिक सशक्तिकरण। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी लेकर आया है स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीर गाथा की विशेष प्रस्तुति अपराजिता। परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 बजे इसे प्रसारित किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इसी संघर्ष की झलक। आज स्वाधीनता सेनानी बाजी राउत की जयंती है। मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अंग्रेजों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था और ब्रिटिश सिपाहियों के सामने निर्भीक खड़े हो गए थे। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा के ढेनकानाल के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके कोमल कंधों पर ब्राह्मणी नदी के नीलकंठपुर घाट पर पुलिस और सेना के आवागमन पर नजर रखने की जिम्मेदारी थी। 10 अक्टूबर सन 1938 की रात वहां कई पुलिस वाले और सैनिक आए और बाजी से नदी पार कराने को कहा, लेकिन 12 वर्ष के बालक ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। गुस्साए सैनिकों ने उनके सिर पर बंदूक के बट से हमला किया। इससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। फिर भी बालक बाजी डरे नहीं और उन्होंने हल्ला मचा दिया, जिससे गांव वाले सचेत हो गए। सर से काफी खून बह जाने के कारण उसी रात बाजी राउत का निधन हो गया। बालक राउत की बहादुरी और देशभक्ति पर प्रसिद्ध उड़िया कवि सच्ची राउत राय ने बोटमैन कविता लिखी है। 5 अक्टूबर सन 1938 को केरल के कड़क्कल में ब्रिटिश सेना और स्वतंत्रता सेनानियों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ था और इससे पहले 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चेंगेनूर में भी संघर्ष चलता रहा था। मध्य त्रावणकोर की इस जगह और आसपास के गांवों में सेना स्वतंत्रता सेनानियों पर कार्रवाई करती रहती थी और इसी दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना
सरकारी हाई स्कूल में हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए थे, जिन्हें कुचलने के लिए अंग्रेजी प्रशासन द्वारा की गई गोलीबारी और लाठीचार्ज में अनेक लोग मारे गए। चेंगनूर की घटना के फौरन बाद ज्यादा गंभीर और हिंसक टकराव त्रिवेंद्रम से करीब 48 किलोमीटर उत्तर कड़क्कल में हुआ, जहां प्रदेश कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से लोग भड़क उठे। सरकारी एजेंटों द्वारा अत्यधिक कर वसूली के विरुद्ध क्षेत्र में पहले ही हालात तनावपूर्ण थे और आस पड़ोस के कल्लरपांगोड़ के बाजारों की तुलना में कड़क्कल से बहुत अधिक कर वसूला जाता था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर का भुगतान न करने की अपील की थी। कार्यकर्ताओं ने शराब बिक्री के विरुद्ध भी अभियान चलाया। 19 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने थाने पर पथराव किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोट लग गई। भीड़ का गुस्सा देख कोट्टारकरा से पुलिस हटा ली गई। लोगों ने थाने में रखी बंदूकों और तलवारों पर कब्जा कर लिया। 5 अक्टूबर को क्षेत्र में सेना की 2 पलटन भेजी गईं और प्रदर्शन को सख्ती से कुचल दिया गया। पुलिस और सेना ने 13 घरों में आग लगा दी। लोगों को बेरहमी से पीटा गया और तरह तरह की यातनाएं दी गईं और गिरफ्तार किए गए लोगों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। आज बिहार के प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी बिंदा सिंह की पुण्यतिथि भी है। मुजफ्फरपुर जिले के नमीडीह गांव के निवासी बिंदा सिंह ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और इस दौरान उनकी जबरदस्त पिटाई हुई। इसके बाद उन्हें फुलवारी शरीफ कैंप में जेल भेज दिया गया, लेकिन पुलिस यातना की वजह से 5 अक्टूबर 1943 को बिंदा सिंह का निधन हो गया। इसी तरह बंगाल की एक घटना में श्याम चरण दास शहीद हो गए। दास मेदिनीपुर जिले के बहादुरपुर गांव के निवासी थे। वे राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। वे 5 अक्टूबर 1942 को भगवानपुर पुलिस थाने पर छापेमारी में शामिल थे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। आज ही मेहरबान गोवाला की पुण्यतिथि भी है। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्फेंट्री रेजिमेंट से जुड़े थे। गोवाला ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने उन्हें शाहबाद में गिरफ्तार किया, जो अब बिहार में है। विद्रोह के आरोप में गोवाला को 5 अक्टूबर 1857 को मौत की सजा दी गई। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। भारत की 14 वर्षीय निशानेबाज नामिया कपूर ने कल पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में भारत की मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। मनु भाकर इस टूर्नामेंट में अब तक 3 स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। भारत 7 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य सहित 16 पदक के साथ पहले नंबर पर है। दुबई में IPL क्रिकेट में कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 20वें ओवर में 7 विकेट पर 137 रन बनाकर जीत दर्ज की। शारजाह में भारतीय समयानुसार आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। मुंबई और चेन्नई में वर्षा हो सकती है। तापमान 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। तापमान 6 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजॉल, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और जागृति, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है।
विभिन्न अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पेंडोरा पेपर्स मामले में सीबीडीटी चेयरमैन की अगुवाई में एजेंसियों के समूह द्वारा व्यापक जांच की घोषणा को राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से लिया है। जनसत्ता ने भानुमति का पिटारा शीर्षक से लिखा है, प्रभावशाली लोगों की कर चोरी की कारगुजारियां, सैकड़ों भारतीयों के गोपनीय लेन देन का पर्दाफाश। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, लीक डाटा में दावा, हस्तियों ने अरबों डॉलर की संपत्ति छुपाई। लखीमपुर खीरी मामले पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, घमासान का निकला समाधान, उत्तर प्रदेश सरकार और किसान नेताओं में बनी सहमति। लोक सत्य ने मृतकों के आश्रितों को 45-45 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की सरकार की घोषणा को प्रमुखता दी है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल को कि कृषि कानूनों पर जब रोक लगी है तो किसान संगठन किसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है, किसानों को फटकार, कोर्ट देखेगा कि क्या असीमित हो सकता है विरोध का हक। ब्रिटेन से आने वाले सभी हवाई यात्रियों को होम क्वारंटीन किए जाने की खबर दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों में है। पत्र लिखता है, ब्रिटेन में भारतीयों को क्वारंटीन किए जाने पर सरकार सख्त। मादक पदार्थ मामले में दोषियों की एनसीबी हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ाए जाने को जनसत्ता ने पहले पन्ने पर सचित्र दिया है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, रेव पार्टी क्रूज पर फिर छापे, ड्रग सप्लायर गिरफ्तार। सुपरटेक को राहत नहीं, टावर गिराने होंगे। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश को दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने दिया है। पत्र लिखता है, अक्सर बिल्डर के एग्रीमेंट में शर्तें अस्पष्ट होती हैं जिनसे खरीदार को नुकसान होता है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने को एक्शन प्लान तैयार होने को राष्ट्रीय सहारा ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि इस संबंध में 10 बिंदुओं का एक्शन प्लान बनाया गया है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। भारत का कौन सा शहर ब्रिटिश राज में ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में काम करता था और उसे पहाड़ों की रानी कहा जाता था? आज अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in पर भेजें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में 3 दिवसीय शहरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी उत्तर प्रदेश में 75 शहरी परियोजनाओं और योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। भारत का कोविड टीकाकरण 91 करोड़ के पार। कोविड से स्वस्थ होने की दर अब तक की सबसे अधिक 97.89%। सरकार ने कोविड वैक्सीन लाने ले जाने के लिए पहली बार मेड इन इंडिया ड्रोन तैनात किए। महाराष्ट्र में 6 जिला परिषदों और पंचायत समितियों के उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने 31 अक्टूबर को संसदीय चुनाव कराने की घोषणा की। नामिया कपूर ने आईएसएसएफ विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।